this day. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Atomic bomb, a weapon with uncontrolled chain reaction, जिसे 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे डेटोनेट किया गया, जिसमें हज़ारों लोग मर गए, जिसके साइड इफ़ेक्ट से लाखों लोगों को कई बीमारियां हुई, जिसमें कितनी ही जनरेशन अपंग पैदा हुई। एक ऐसा अटैक जिसने जापान की एक नहीं बल्कि कई नस्लें तबाह कर दी। दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल हमला, जिसने अमेरिकी वर्चस्व को दुनिया में कायम कर दिया था। पर क्यों ज़रूरत पड़ी इस हमले की? क्यों चुना गया नागासाकी और हिरोशिमा को ही? क्यों एक देश ने ध्वस्त कर दिए वॉर के सारे कन्वेंशन और एथिक्स? दिस इज द स्टोरी अबाउट द डिसीजन दैट्स चेंज्ड द वर्ल्ड। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1938 में जर्मनी के एक लैब में, जब जर्मन साइंटिस्ट ने यूरेनियम एटम को स्प्लिट कर दिया था। इस डिस्कवरी का एक ही मतलब था कि जर्मनी अब एटॉमिक बॉम्ब बनाने में सक्षम हो गया था। हिटलर जैसे ब्रूटल डिक्टेटर के हाथ में एटॉमिक बॉम्ब का आना खतरनाक था, और इसी बात से आगाह करने के लिए मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक खत लिखा और इस खतरनाक डेवलपमेंट की जानकारी दी। उन्होंने इस लेटर में साफ किया कि ये कोई मामूली बॉम्ब नहीं होगा और इसकी क्षमता बाकी बॉम्ब्स की तुलना में कई ज़्यादा होगी। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से यह अपील की कि उन्हें भी इस दिशा में जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन उस वक्त के क्रेडिबल वॉइस थे, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने इस बात को सीरियसली लिया और फौरन ही एक यूरेनियम स्टडी के लिए कमेटी का गठन किया। पर उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये कमेटी सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इस वक्त वैसे भी अमेरिका वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था, वो ब्रिटेन को सिर्फ आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा था। पर यह इक्वेशन बहुत जल्दी बदलने वाला था। 7 दिसंबर 1941 अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर पे जापानीज फोर्सेस का हमला, और अमेरिका की वर्ल्ड वॉर में एंट्री हो चुकी थी। December 7th, 1941, a date which will live in infamy. शुरू के कुछ बैटल्स में अमेरिकन्स को पैसिफिक में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। जर्मनी ने फ्रांस को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था एंड लंदन वॉज अंडर सीवियर बॉम्बिंग। इन सब डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इस एटॉमिक प्रोग्राम को अपनी मंजूरी दे दी, और इस प्रोजेक्ट का नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में लॉन्च्ड इस प्रोजेक्ट के कमांडर थे जनरल लेस्ली ग्रोव्स, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। ये प्रोजेक्ट एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम था, इतना टॉप सीक्रेट कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को भी इसकी जानकारी नहीं थी। इसकी सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए इस प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली इतने छोटे छोटे टास्क में ब्रेक किया गया था कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए 1.25 लाख लोगों को ये एग्जैक्टली पता नहीं था कि वो दरअसल बना क्या रहे। पर सडनली 1943 में अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मौत हो जाती है, और प्रेसिडेंटशिप एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाती है जिसे इस मिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हैरी एस ट्रूमैन, वो ट्रूमैन जिनका 1 साल पहले तक वाइस प्रेसिडेंट बनना भी तय नहीं था। 1944 में गैलप की ओपिनियन पोल के हिसाब से सिर्फ 2% वोटर ट्रूमैन के सपोर्ट में थे। फिर भी रूजवेल्ट ने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए चुना, और वजह थी, एंड आई कोट, ही वॉज बेस्ट अमॉन्ग द वर्स्ट। बतौर वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को किसी भी वाइटल वॉर रूम डिस्कशंस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। इसीलिए प्रेसिडेंट बनने के बाद जब उन्हें द मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई तो उनके होश उड़ गए। उन्हें बताया गया कि अमेरिका 4 महीने के अंदर एक खतरनाक एटॉमिक वेपन बना लेगा जिसके अंदर पूरे के पूरे शहर को तबाह करने की क्षमता होगी। एक ऐसा वेपन जो अमेरिका अगर सक्सेसफुली बना लेता है तो वर्ल्ड वॉर को जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सकेगा और अमेरिकी सोल्जर्स और अमेरिकी रिसोर्सेज को बचाया जा सकेगा। ट्रूमैन इस रिपोर्ट को पढ़ के घबरा गए थे। एक वर्ल्ड लीडर का इतना बर्बरतापूर्ण कदम चिंताजनक तो था ही, पर इंटरनेशनल रिलेशन, रशिया का रिएक्शन, क्लाइमेट पर असर, ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर इस बॉम्ब का असर होने वाला था। उसके कुछ दिन बाद 8 मई 1945 को सेंचुरी की सबसे बड़ी खबर ब्रेक होती है। जर्मनी हैज सरेंडर्ड, हिटलर इज डेड। अमेरिकन मीडिया ने तो लगभग युद्ध समाप्ति की घोषणा भी कर दी थी, पर उन्हें नहीं पता था उनका सबसे कठिन ओपोनेंट अभी भी बैटलफील्ड पर मौजूद था, जापान। ट्रूमैन ने एक टॉप जनरल्स की मीटिंग बुलाई और पूछा कि व्हाट वुड इट टेक
टू मेक जापान सरेंडर। जापान को सरेंडर करवाने की कीमत क्या होगी? उनके जनरल्स ने कहा 5 से 10 लाख अमेरिकी सोल्जर्स की जान। अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट, अमेरिका ने जितने सोल्जर्स वॉर के 3 साल में नहीं गंवाए थे, उसके आधे सोल्जर्स जापान के खिलाफ पिछले 3 महीने में मारे गए थे। मीटिंग में दूसरा ऑप्शन रखा गया, एटॉमिक बॉम्ब, और आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि अमेरिका पहले जापान को सरेंडर करने की चेतावनी दे सकता है, और अगर फिर भी जापान नहीं मानता है तो इस बॉम्ब को ड्रॉप करने की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जापान की होगी, अमेरिका की नहीं। पर उसी मीटिंग में काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि अगर ये बॉम्ब सही तरीके से डिटोनेट नहीं होता है या फिर ये बॉम्ब नहीं फटता है तो दुनिया के सामने अमेरिका एम्बैरेसमेंट का सबब बन जाएगा। इसीलिए जापान को पहले से चेतावनी देने का कोई मतलब नहीं है। इसी सिलसिले में अमेरिकन टॉप जनरल्स की एक और मीटिंग होती है जिसमें ये चर्चा होती है कि कौन से जापानीज शहर में ये बॉम्ब गिराया जाए। किस जापानीज शहर में बॉम्ब गिराने से जापानीज एम्पायर साइकोलॉजिकली हार मान लेगी। मिलिट्री सिग्निफिकेंस के हिसाब से 5 शहरों का नाम शॉर्टलिस्ट किया जाता है, क्योटो, हिरोशिमा, योकोहामा, कोकुरा एंड निगाटा। पर सेक्रेटरी ऑफ वॉर मिस्टर स्टीवेंसन ने क्योटो का नाम इस लिस्ट से हटा दिया, एंड द रीजन ही गेव, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, वो अपनी वाइफ के साथ क्योटो हनीमून पर गए थे, तो क्योटो के साथ उनकी बहुत यादें जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि क्योटो को बर्बाद किया जाए। जर्मनी के सरेंडर के बाद रशिया, यूएस और ब्रिटेन की एक समिट होती है जर्मनी के एक छोटे से शहर पॉट्सडम में। Here is the place where Stalin, Truman and Churchill will decide the future of Europe. जिसमें यह तय किया जाना था कि जर्मनी के फ्यूचर की रूपरेखा क्या होगी। अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर रशिया पर एक प्रेशर बनाना चाहता था कि वो युद्ध के दौरान ऑक्यूपाइड ईस्टर्न यूरोप की टेरिटरीज को वकेट करे, खाली करे। इसीलिए प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन चाहते थे कि इस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने के पहले अमेरिका एटम बॉम्ब की टेस्टिंग कर ले, ताकि नेगोशिएशन टेबल पर बैठने पर उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ सके। इधर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है, उधर लॉस एलमोस के डेजर्ट में रॉबर्ट ओपेनहाइमर के लीडरशिप में एटॉमिक टेस्ट को अंजाम दिया जाता है। इस टेस्ट को फेमसली ट्रिनिटी टेस्ट भी कहा जाता है। समिट के बीच में ट्रूमैन को ये सूचना दी जाती है कि अमेरिका ने इस टेस्ट को सक्सेसफुली कर लिया है और अब वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है। ट्रूमैन का मानना था कि रशिया अगर अमेरिका के साथ जापान पर जॉइंट अटैक के लिए राजी हो जाता है तो वो इस न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराने के पाप से बच जाएंगे। एंड गेस व्हाट, रशिया जापान पर अटैक के लिए रेडी हो जाता है। अमेरिका के टॉप लीडर्स लाइक आइजनहावर और बहुत से मिलिट्री जनरल और साइंटिस्ट भी इस न्यूक्लियर अटैक के खिलाफ थे। वहीं दूसरी टॉप लीडरशिप ये मानती थी कि अगर रशिया अमेरिका के साथ जापान के खिलाफ मोर्चा खोलता है तो जर्मनी और ईस्टर्न यूरोप की तरह ही चाइना, कोरिया और जापान जैसी जगहों पर कम्युनिस्ट फुटप्रिंट बढ़ जाएगा। रशिया उन जगहों को भी वेकेट नहीं करेगा। वर्ल्ड वॉर के बीचों बीच अमेरिका और रशिया के कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। इसीलिए रशियन इन्फ्लुएंस को दूर रखते हुए जापान को सरेंडर करवाने का बस एक ही तरीका बचा था, एटॉमिक बॉम्ब। पब्लिक ब्रॉडकास्ट के जरिए ट्रूमैन ने जापान से सरेंडर करने की अपील की, चेतावनी दी, और वार्निंग के रूप में अमेरिकन प्लेन्स ने जापानीज टेरिटरीज में 6 लाख पेपर लीफलेट्स ड्रॉप किए, पर जापान ने कोई जवाब नहीं दिया। फाइनली इस मिशन को हैरी ट्रूमैन ने अपनी मंजूरी दे दी। उनकी दलील थी कि मेरे 25 लाख यंग अमेरिकन सोल्जर्स की जान 2 जापानी शहरों से ज़्यादा है। इस बॉम्ब को ड्रॉप करने वाले अमेरिकन फाइटर पायलट्स में से किसी को भी ये एब्सोल्यूट श्योरिटी से नहीं पता था कि ये बॉम्ब टेक ऑफ करते समय या मिड एयर या कब फटेगा, या ये फटेगा भी या नहीं, और अगर ये डिटोनेट होता है तो क्या वो इस मिशन से जिंदा निकल पाएंगे या नहीं। दे वेयर ऑन अ मिशन विथ नो रिटर्न गारंटीड। पर एक बात इन फाइटर पायलट्स को एब्सोल्युटली क्लियर थी कि वो जापानीज फोर्सेस के हाथों कैप्चर नहीं हो सकते। इसीलिए इन सभी फाइटर पायलट्स ने अपने पास एक साइनाइड का कैप्सूल रखा था। उनके लिए जापानीज टॉर्चर से बेहतर था जान देना। एंड फाइनली ये फाइटर प्लेन्स हज़ारों मील का फासला तय करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। 40,000 फीट की ऊंचाई से 12 फुट लंबा, 20,000 टन वाला दुनिया का सबसे खतरनाक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया जाता है। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। द वर्ल्ड was never going to be same again. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।